कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा इस टॉपिक रजिस्टर्स इन कंप्यूटर और बस एंड मेमोरी ट्रांसफर के साथ उपस्थित हूँ। तो ये दो टॉपिक एक साथ इंक्लूड है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रजिस्टर्स क्या है पहले तो इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से बस और मेमोरी का ट्रांसफ़र होता है, मेमोरी का ट्रांसफ़र बस की सहायता से कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आपसे बस इतना ही कहना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए सो दैट कि वो इन सारे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, रजिस्टर्स क्या है। रजिस्टर्स हमारे फ्लिप फ्लॉप की सहायता से डिजाइन हुए कंपोनेंट्स हैं, जहां पर आप एक बिट को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा रजिस्टर 8 बिट का है, 8 बिट रजिस्टर है ना। तो 8 बिट रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि आप उसमें 8 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। सो दे रिक्वायर 8 फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर 8 बिट्स। ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट, है ना। हर फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कर सकता है। मान लीजिए हमारा 8 बिट का एक रजिस्टर है, तो उसके लिए 8 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर लगे हुए हैं और उनको आप ना उसमें आप डेटा को फिल कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट है, जब हम इसको पढ़ते हैं, दिस इज MSB, ये हमारा MSB होता है। राइट मोस्ट जो हमारा बिट है उसको हम LSB बोलते हैं। MSB को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है, LSB को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। क्लियर है ये? ओके। अगर हमारा n बिट का रजिस्टर है तो n फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, n बिट के बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अच्छा, एक बात और बताते हैं, रजिस्टर्स का साइज क्या होगा। अगर हम कहते हैं कि कोई प्रोसेसर 64 बिट का है, इसका मतलब उसमें रजिस्टर का साइज 64 बिट होगा ना। ये 64 बिट के रजिस्टर्स होंगे जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे रजिस्टर्स भी होंगे जिनका साइज अलग होगा, क्योंकि डेटा बस जो हमारा है वो तो 64 बिट का होगा, लेकिन एड्रेस बस डिफरेंट हो सकता है। आप कितने मेमोरी लोकेशन के लिए आपने उसको डिजाइन किया हुआ है, उतनी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एड्रेस लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 8085 है, तो 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस था। इसका मतलब 2 to the power 16 मेमोरी लोकेशंस को आप ना डिफाइन कर सकते हैं। 2 to the power 16 का मतलब 2 to the power 6 into 2 to the power 10। दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 6k और 2 to the power 6 कितना हो गया, दैट इज 64k। ये 64 किलोबाइट ना ये मेमोरी साइज हो गई। किलोबाइट क्यों? क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट का रजिस्टर हुआ करता था। 8 बिट के इतने रजिस्टर, 8 बिट का मतलब 1 बाइट, तो 64k का मतलब 64 किलोबाइट, है ना। ये हमारे रजिस्टर, ये हमारा पूरा मेमोरी की साइज हो गई। तो इस तरह से आप रजिस्टर्स कितने बिट का होगा, उससे मेमोरी की क्या साइज होगी, एड्रेस बस के अकॉर्डिंग, डेटा बस के अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो रजिस्टर क्लियर हो गया, है ना। हमारे अगर CPU के साथ वो रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, दे विल बी मोर फास्ट, क्योंकि वहां पर एक्सेस टाइम कम होगा। CPU के साथ कनेक्टेड है वो। जैसे जैसे मेमोरी CPU से दूर होती जाएगी, एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कैश मेमोरी को देखिए, CPU के साथ कनेक्टेड है, मेन मेमोरी थोड़ा दूर है, तो CPU का मेन मेमोरी का एक्सेस ज़्यादा होगा और कैश मेमोरी का एक्सेस कम होगा, सो कम टाइम में लगेगा। सो कैश मेमोरी फास्टर हो गया देन दैट ऑफ मेन मेमोरी। एक तो ये हमारा तरीका हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात करिए, लोडिंग द रजिस्टर। लोडिंग का क्या मतलब है? लोडिंग का मतलब है रजिस्टर में नई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, लोड करना, है ना। तो जब हम नई इंफॉर्मेशन को रजिस्टर में ले आते हैं, राइट करते हैं, है ना, उसको लोड करते हैं, देन वी से दिस इज द लोडिंग ऑफ द रजिस्टर। क्लियर है ना, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। रजिस्टर्स नॉर्मली क्लॉक पल्स पर ना लोड होते हैं, तो उसमें क्लॉक पल्स जैसे जैसे बदलती जाती है उसके अकॉर्डिंग जो भी जिस तरह से आपने उसको कनेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें डेटा स्टोर होता चला जाता है। अच्छा, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी जो माइक्रो ऑपरेशन है उसको आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिक नोटिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि R3 में R1 और R2 को
करना है, ऐड करना है ना, R1 R2 को ऐड करके R3 में स्टोर करना है। तो ये जो इसका सिंबॉलिक नोटेशन है जो इस तरह से दिखाया गया है, दिस इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इस तरह के जो आपके होते हैं ना प्रोग्रामर, ये तो एक तरीका हो गया, ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं। कहीं पर आप लिख दीजिए ऐड R1 R2, दिस इज आल्सो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, है ना। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग नोटेशन इसमें दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, जब रजिस्टर के डेटा को आपको ट्रांसफर करना होता है ना, तब के लिए स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्टर R1 में आपको किसी मेमोरी, है ना, 2041 का डेटा सेंड करना है, तब आप इस तरह से इसको नोटेट करेंगे, मतलब 2041 का जो डेटा है दैट इज सेंड टू द रजिस्टर R1, ठीक है। या आपने कहा कि R1 और ये एरो लिखकर आपने कर दिया R2 का डेटा कहाँ चला जाएगा, R1 में चला जाएगा। सो दीज आर दी नॉर्मल रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेजेस विच आर शोन बाय सम सिंबॉलिक नोटेशंस, है ना। तो ये माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, डेटा ट्रांसफर हो गया या आपके एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारे ही इन सब में आपका ये सिंबॉलिक नोटेशंस हम यूज करते हैं। सो दिस इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अब रजिस्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं, अगर हम अपने सीपीयू को देखें तो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में AH और AL। अब देखो कोई भी जो रजिस्टर है ना, उसके मान लीजिए दो पेयर हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा 16 बिट का रजिस्टर है, क्योंकि हमारा जो डेटा बस है वो 16 बिट का है, ऐसा मान लीजिए। डेटा बस 8 बिट का भी हो सकता है। मैं दूसरे एग्जाम्पल से अगर इसको बात करूं तो कह दीजिए कि भाई एक रजिस्टर है जिसमें हमें 16 बिट का डेटा स्टोर करना है। कब स्टोर करना होगा, मान लीजिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, तो वहां पर एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको 16 बिट रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जब प्रोग्राम में आप उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जनरल पर्पज रजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ेंगे। तो जो यहाँ पर AH और AL आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर 8 बिट रजिस्टर्स। तो आप यहाँ से 0 से काउंट करिए, तो 0 से 7 तक AL है और 8 से 15 तक आपका क्या होगा, AH होगा। क्लियर है ना। तो 8 बिट यहाँ हो गया और ये 8 बिट यहाँ हो गया। तो हायर बिट और लोअर बिट को ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए आप 16 बिट में कोई डेटा रिप्रेजेंट एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे 10110110011011 ऐसा हो गया हमारा। ये जो 8 बिट है, ये 8 बिट AL को रिप्रेजेंट करेगा और पीछे के जो 8 बिट्स हैं, जो हायर बिट्स हैं, वो आपको AH को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, अच्छा, तब AH कई बार यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, आप मान लीजिए कोई हमारे पास डेटा है जो 8 ही बिट का है, तो जो AH वाला पोर्शन हुआ तो नेग्लेक्ट हो गया ना। आप ऐसे नंबर लिखे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1। अब ये जो 8 बिट है, ये तो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये जो दूसरा 8 बिट है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हम 8 ही बिट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दूसरा वाला यूज ही नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में AH रजिस्टर यूज ही नहीं होगा, उसको यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो टोटल रजिस्टर है उसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, AH और AL। क्योंकि सिस्टम में डेटा बस जो हमारा है वो 8-8 बिट का हो सकता है, लेकिन टोटल जो स्टोरेज है वो 16 बिट का है। तो जब 8 बिट के डेटा को आपको ट्रांसफर करना होगा तो केवल AL को यूज कर लेंगे, लेकिन 16 बिट के डेटा को अगर ट्रांसफर करना है तो AL और AH को मिलाकर यूज करेंगे, जैसे ऊपर का एग्जांपल था। तो इस तरह से जनरल पर्पज 4 तरह के रजिस्टर्स AX, BX, CX और DX है हमारे पास, ठीक है ना। A आपका एक्यूमुलेटर के लिए भी यूज होता है। तो एक्यूमुलेटर हमारा एक जनरल पर्पज रजिस्टर है जहां पर डेटा बाय डिफॉल्ट, है ना, स्टोर होता है। जो भी आप कोई प्रोसेसिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई एडिशन परफॉर्म किया और उसके लिए स्टोर करने के लिए कोई आपने लोकेशन प्रोवाइड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको माइक्रो प्रोसेसर में मिल जाएगी, जब आपको यहाँ पर एक्यूमुलेटर के बारे में उस सब्जेक्ट में जानकारी दी जाएगी। यहाँ उतनी बहुत ज़रूरत है नहीं आपको, तो इतनी जानकारी से आपका काम चल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए आपके 4 रजिस्टर्स। इसके अलावा क्या है, SP, BP, SI, DI, ये 16 बिट के रजिस्टर्स हैं जो आपके ये इंडेक्सेस को, पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ये नॉर्मली एड्रेस बिट्स को ही स्टोर करते हैं, है ना।
तो अब आप देखिए, तो एक तो आपका एक्यूमुलेटर हो गया, इसके अलावा जनरल पर्पज एक्यूमुलेटर AX हो गया, इसके अलावा जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए BX, CX और DX। इसके अलावा आपके कुछ और रजिस्टर्स हो गए जो 16 बिट के हैं, दैट आर SP, BP, SI, DI। ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स भी हैं, जो कि एक तो हमारा हो गया MAR होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, है ना। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वह रजिस्टर है जो मेन मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है ना, मेन मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है। अब वो स्टोरेज किस तरह से होता है, या कितने बिट का होगा, या किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। जब हम कैश मेमोरी मैपिंग करेंगे, है ना, वो मेमोरी यूनिट में, तो वहां पर हम लोग इसकी बात एक बार करेंगे कि MAR क्या होता है, CAR क्या होता है ना, ये सारी चीजें, है ना, या CAM क्या होता है, कैम रजिस्टर, है ना। ये सारे जितने भी मेमोरीज हैं उन सब के बारे में वहां पर बात करेंगे। बस इतना समझिए कि जो आपका मेन मेमोरी है, खास करके कोई भी मेमोरी है, उसके एड्रेस को जहां पर स्टोर करते हैं वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। और MBR आपका क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर, जो कि इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो हमारे मेमोरी से आ रहे हैं या मेमोरी को सेंड किए जा रहे हैं, उनको बीच में स्टोर करने के लिए यूज होता है, उसको बफर रजिस्टर बोलते हैं, या इसका पूरा नाम मेमोरी बफर रजिस्टर। नॉर्मली ये इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एड्रेसेस को भी स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो आता है प्रोग्राम काउंटर, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को ये पहले से ही स्टोर करके रखता है। क्या बेनिफिट है, देखो, जब प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास कोई एड्रेस अवेलेबल है, उस एड्रेस पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको फेच कर लेंगे, और जैसे ही फेच किया, है ना, प्रोग्राम काउंटर में अगले एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर होल्ड करने लगेगा, सो दैट कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुई इमीडिएटली वो फिर से फेच कर ले दूसरे इंस्ट्रक्शन को, तो टाइम डिले से बचेंगे, है ना, वो जो समय जाता है वो समय से बच जाता है। सो प्रोग्राम काउंटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, है ना, जो कि एक एड्रेस को पॉइंट करता है जिस इंस्ट्रक्शन को बाद में वो करना है, आपको फेच करना है, एग्जीक्यूट करना है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होने हैं उनको ये होल्ड करके रखता है, और इन रजिस्टर्स की सहायता से आगे डिकोडिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की, और डिकोड होने के बाद जो भी उसके आप कोड थे उनकी जो बाइनरी बिट्स है उसके अकॉर्डिंग CPU ये डिसाइड करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कौन सा सर्किट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कौन सा लॉजिकल सर्किट परफॉर्म करेगा, कौन कौन से रजिस्टर्स में ये होना है ना, जो एड्रेस जनरेट किए जाएंगे। कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स जनरेट करता है रीड या राइट या मेमोरी के लिए, है ना, कहाँ से होगा कहाँ से नहीं होगा, उसके लिए ये सारी चीजें होती है। तो IR में सिर्फ ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपके डिकोड किए जाते हैं। अगर रजिस्टर ट्रांसफर के बारे में हमने बताया था कि भाई R1 को डेटा R2 में ट्रांसफर करना है, तो R2 बैक एरो R1 हम यूज कर लेते हैं, तो R1 का डेटा R2 की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। एकदम सिंपल है। अब मान लीजिए कहीं हमने इफ देन स्टेटमेंट की बात की है, तो इफ P इक्वल टू 1 देन R1 का डेटा R2 में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो P आपको दिखाया गया है वो एक कंट्रोल सिग्नल है जो कि कंट्रोल सेक्शन से जनरेट हुआ होगा, है ना। ये जनरेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने प्रोग्राम में लिखा हो उसकी वजह से जनरेट हुआ हो, या तो हार्डवेयर में कोई फ्लैग अराइज हुआ हो जिसकी वजह से जनरेट हुआ हो, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, है ना, टॉपिक, और यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे रजिस्टर्स 4 रजिस्टर्स हैं और उसमें हमारे डेटा स्टोर करके रखे गए हैं, तो हम किस तरह से बस में इन चारों में से कोई एक रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे और कौन सा वो कंपोनेंट है जो इसमें हेल्प करेगा। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास 4 रजिस्टर है और कोई एक रजिस्टर का डेटा सेलेक्ट करना है, वी यूज मल्टीप्लेक्सर्स, क्योंकि हमने इसके पहले के वीडियोज में आप देखिएगा जहाँ पर हमने डिजिटल कंपोनेंट्स की बात की है। डिजिटल जितने कंपोनेंट्स है उसमें एक मल्टीप्लेक्सर भी है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसको ढेर सारे इनपुट आप देते हैं और उसमें से कोई एक इनपुट आउटपुट पर सेलेक्ट होकर पहुंचता है। क्लियर है ना। तो हम अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है कि भाई हमारे पास 4 मेमोरी हैं, 4 रजिस्टर्स हैं जिसमें डेटा अवेलेबल है। कोई एक रजिस्टर को आपको सेलेक्ट करके डेटा बस पर रखना है। ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन की बात हो रही है, सो विल यूज मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है ये, ओके। तो मान लीजिए 4 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो हमें 4 क्लास 1 के मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ेंगे। और जब हम 4 क्लास 1 मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे
तो कितने इनपुट लाइंस हो गए? 4 इनपुट लाइंस हो गए, है ना। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट लाइन होंगे? आप बताओ। 4 इनपुट लाइन होंगे। 4 इनपुट लाइन होंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, इसका मतलब 2 सेलेक्ट लाइन होंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सिलेक्शन इनपुट्स। तो 4 डेटा इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए 2 सिलेक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो डायग्राम है वो ये बता रहा है कि हमारे पास 4 रजिस्टर्स A, B, C और D अवेलेबल हैं और इसमें से कोई एक रजिस्टर हमको सेलेक्ट करना है। तो इनका कनेक्शन किस तरह से होता है पहले इसको समझिए। मल्टीप्लेक्सर 3, मल्टीप्लेक्सर 2, मल्टीप्लेक्सर 1, मल्टीप्लेक्सर 0, ये 4 मल्टीप्लेक्सर्स हमारे पास हैं जिनके आउटपुट, चूंकि हमारे 4 बिट के रजिस्टर को 4 लाइंस, जो डेटाबेस के 4 लाइन होंगे उस पर ट्रांसफर करना है। क्लियर है ये? इसका मतलब ये हो गया कि 4 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी सो दैट कि हमें 4 बिट आउटपुट में मिल सके, एक रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो 4 बिट के रजिस्टर्स हमने यूज किए हैं। 4x1 आपने मल्टीप्लेक्सर यूज किया जिसमें 4 इनपुट लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है। अब मल्टीप्लेक्सर को जरा देखिए, पहले रजिस्टर को देखिए। हमें मान लीजिए रजिस्टर ए सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट लाइन की सहायता से ही तो मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करेंगे। तो जब मान लीजिए हमने सेलेक्ट लाइन 0 0 दिया और उस कंडीशन में 0 0 दिया, उस कंडीशन में रजिस्टर ए हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। ध्यान से समझिए, है ना, रजिस्टर ए सेलेक्ट होना चाहिए। तो अब जब 0 0 दिया तो मल्टीप्लेक्सर का पहला इनपुट ये सेलेक्ट होगा, मल्टीप्लेक्सर का दूसरा इनपुट ये पहला इनपुट ये सेलेक्ट होगा, इस मल्टीप्लेक्सर का पहला इनपुट ये सेलेक्ट होगा, इस मल्टीप्लेक्सर का पहला इनपुट ये सेलेक्ट होगा। तो आप बताओ 0 0 में अगर हमें ए ट्रांसफर करना है तो ए के चारों बिट को मल्टीप्लेक्सर के पहले इनपुट पर हम कनेक्ट कर दें तो काम नहीं हो जाएगा? यस, हो जाएगा। A3 को आप यहाँ पर कनेक्ट कर दो पहले इनपुट पर, A2 को दूसरे इनपुट पहले इनपुट मल्टीप्लेक्सर 2 के, A1 को मल्टीप्लेक्सर 1 के पहले इनपुट पर और A0 को मल्टीप्लेक्सर 0 के पहले इनपुट पर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जब हम S1 और S0 की वैल्यू 0 0 करेंगे तो पहला इनपुट ट्रांसफर हो जाएगा, तो Y3 पर आ जाएगा A3, Y2 पर आ जाएगा A2, Y1 पर आ जाएगा A1 और Y0 पर आ जाएगा A0। हमारे रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? A3, A2, A1, A0, मतलब रजिस्टर A आपका आउटपुट में सेलेक्ट हो गया। तो क्या इतना ही कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन सारे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, अब दूसरे रजिस्टर को पकड़ते हैं B3 को आपने मक्स के सेकेंड इनपुट पर कनेक्ट किया, B2 मक्स 2 के सेकेंड इनपुट पर, B1 मक्स 1 के सेकेंड इनपुट पर और B0 मक्स 0 के सेकेंड इनपुट पर। क्लियर है कि नहीं? यस। तो जब हमारा S1 की वैल्यू 0 रहेगी और S0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, S1 की वैल्यू 0, S0 0 1 के केस में सेकेंड इनपुट सेलेक्ट होगा। तो यहाँ से B3 जाएगा, यहाँ से B2 जाएगा, यहाँ से B1 जाएगा और यहाँ से B0 जाएगा। तो आप बताओ पूरा B रजिस्टर सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? है ना। ठीक है, फिर और कनेक्शंस चेक करिए। मल्टीप्लेक्सर 3 के तीसरे इनपुट पर C3, मल्टीप्लेक्सर 2 के तीसरे इनपुट पर C2, मल्टीप्लेक्सर 1 के तीसरे इनपुट पर C1 और मल्टीप्लेक्सर 0 के तीसरे इनपुट पर C0। क्लियर है? ऐसी कंडीशन में जब आप S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब 1 0 मतलब वो तीसरा वाला इनपुट सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पहुंचेगा C3, C2, C1 और C0। होगा कि नहीं होगा बताओ? आपका कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हो गया? C सेलेक्ट हो गया। लास्ट में हम आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं। ठीक है, D रजिस्टर्स आखिरी बिट पर कनेक्टेड है। मल्टीप्लेक्सर 3 का लास्ट बिट D3, मल्टीप्लेक्सर 2 का लास्ट बिट D2, मल्टीप्लेक्सर 1 का लास्ट बिट D1, मल्टीप्लेक्सर 0 का लास्ट बिट D0, ये चारों यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। क्लियर है ये भी? जब ये चारों यहाँ पर कनेक्टेड होंगे तो जब हम S की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1, दोनों के हम 1 1 प्रोवाइड करेंगे तो चौथा वाला इनपुट हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ मिलेगा D3, यहाँ मिलेगा D2, यहाँ मिलेगा D1 और यहाँ मिलेगा D0। आपका कौन सा रजिस्टर? D रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जब S1 S0 की वैल्यू 0 0 होगी तो रजिस्टर A सेलेक्ट हो जाएगा, 0 1 होगा तो B सेलेक्ट हो जाएगा, 1 0 होगा तो C सेलेक्ट हो जाएगा और 1 1 होगा तो D सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात तो यहाँ हो गई।
दूसरा तरीका है मेमोरी का बस पर ट्रांसफर करने का, है ना, क्योंकि यहाँ मेमोरी को बस पे ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो पहले केस में तो हमने रजिस्टर्स को इस तरह से ट्रांसफर कर दिया। दूसरे केस में रजिस्टर्स जो हमारे हैं उनको हम ट्राई स्टेट बफर से पास कराते हैं। अब ट्राई स्टेट गेट या ट्राई स्टेट बफर क्या होते हैं? ट्राई स्टेट गेट में तीन टर्मिनल्स अवेलेबल होंगे, तीन टर्मिनल्स, है ना। एक तो हमारा इनपुट टर्मिनल है जहां से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हमें ट्रांसफर करना है बस पर। दूसरा हमारा आउटपुट है जो बस से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें इनपुट को बस पर ही भेजना है ना। तो इनपुट हमारा रजिस्टर से कनेक्टेड है और आउटपुट हमारा बस पर जा रहा है। क्लियर है? तो इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो कंट्रोल इनपुट के द्वारा होगा। मान लीजिए कंट्रोल इनपुट हमारे क्या है? कंट्रोल इनपुट हमारा C है। तो अब अगर C की वैल्यू 0 होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, अगर C की वैल्यू 0 होगी तो ये जो बफर है ये हाई इंपीडेंस रीजन शो करता है, मतलब यहाँ से कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ये क्रॉस किया गया है यहाँ पर, मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, मतलब A और Y के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जब C की वैल्यू 0 है, हाई इंपीडेंस रीजन शो करेगा, जिसकी वजह से डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, रजिस्टर्स विल नॉट बी सिलेक्टेड। ओके। जब C की वैल्यू 1 होगी तो हमारा लो इंपीडेंस हो जाएगा। लो इंपीडेंस को आप शॉर्ट सर्किट कहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बिल्कुल 0 इंपीडेंस होगा। ऐसी कंडीशन में ये शॉर्ट हो गया, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक शॉर्टिंग पाथ बन गया, इसको सही का निशान यहाँ लगाया गया है। तो C = 1 के केस में जो A है वो Y पर पहुंच जाएगा, तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? A के बराबर हो जाएगी। अब हमें 4 रजिस्टर्स को ट्रांसफर करना है, तो हम जो ट्राई स्टेट बफर है उसको हम डिकोडर की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे डिकोडर हैं, इनको आपने 2 इनपुट दिए हुए हैं। ये इनपुट है S1 और यहाँ पर है S0। आपको पता है डिकोडर को 2 इनपुट देते हैं, यहाँ 2x4 डिकोडर हमने यूज किया है। तो 2 इनपुट हम देंगे तो 2⁻², मतलब 4 आउटपुट जनरेट होंगे, जिसमें से कोई एक आउटपुट इनेबल होगा एक समय में, बाकी सारे आउटपुट हमारे डिसेबल होते हैं। अब आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जब S1 S0 की वैल्यू 0 हमने किया, तो 0 हमने किया, तो जो इसका 0 वाला आउटपुट था दैट इज इनेबल्ड, वो इनेबल हो गया। बाकी सारे डिसेबल रहेंगे, तो बाकी सब पे वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पर जो कंट्रोल सिग्नल है B पर, C पर और D पर, ये 0 रहेंगे, तो इनमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट केवल कहाँ मिलेगा? क्योंकि पहला 0 वाला जो हमारा आउटपुट है दैट इज इनेबल्ड, वो A से कनेक्टेड है, तो ये ट्राई स्टेट बफर ऑन हो जाएगा और A आपका आउटपुट में मिलने लगेगा। तो जो बस लाइन है उस पर A रजिस्टर आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। जब हम S1 और S0 की वैल्यू 0-1 करते हैं, तो 0-1 के केस में अब ये वाला इनपुट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो B का हमारा इनपुट है अब वो काम करने लगेगा, ये ट्राई स्टेट बफर काम करेगा और B का जो आउटपुट है वो बस पर पहुंचेगा। अब चूंकि एक ही हमारा इनेबल होता है, तो 0 वाला हमारा डिसेबल हो गया है, इसका मतलब अब A वाला हमारा आउटपुट में नहीं पहुंचेगा। क्लियर है कि नहीं है? मतलब एक समय में बस लाइन पर एक ही रजिस्टर जाना है, आपको कॉन्सेप्ट भी यही क्लियर है कि एक ही रजिस्टर को हमें भेजना होता है। इस तरह से आज जब हम 0-0 प्रोवाइड करेंगे, है ना, 0-0, उस कंडीशन में A रजिस्टर सेलेक्ट होगा आउटपुट बस में। अगर 0-1 करेंगे तो B रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, 1-0 करेंगे तो C और 1-1 करेंगे तो D रजिस्टर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ट्राई स्टेट बफर हमारा काम करता है, ठीक है। अच्छा, मेमोरी ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो मेमोरी जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो 2 तरीके से होगा, या तो रीड होगा या तो राइट होगा। ये भी समझ लीजिए, हमारे एड्रेस रजिस्टर में कोई डेटा अवेलेबल है ना। ये जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो एड्रेस रजिस्टर का मतलब ये कि वो रजिस्टर में एड्रेस स्टोर किया गया है, तो उस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तब ये मेमोरी यूनिट है, इसमें ढेर सारे मेमोरी लोकेशन हो सकते हैं, है ना, ढेर सारे। तो मान लीजिए इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन डेटा रीड होना है या राइट होना ये क्लियर नहीं है। तो डेटा रीड और राइट को क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल रीड या राइट जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग
मेमोरी यूनिट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्लियर है? अगर रीड को इनेबल किया है तो मेमोरी यूनिट पर जो भी डेटा यहाँ पर रखा होगा वो डेटा बस पर चला जाएगा, डेटा आउट हो जाएगा। डेटा आउट का मतलब डेटा हमारा रीड हो रहा है, मेमोरी यूनिट से वो डेटा रीड करके आप उसको डेटा बस पर ले आएंगे। क्लियर है? ओके। तो उस समय जब हमने रीड को इनेबल किया तो डेटा आउट पर मेमोरी लोकेशन का जो डेटा था वो बस पर आ जाएगा। अच्छा, अगर राइट इनेबल है तो राइट इनेबल के केस में जो भी हमारा डेटा बस पर अवेलेबल है वो जाकर मेमोरी लोकेशन पर राइट हो जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन पर, ध्यान से समझिएगा, उस मेमोरी लोकेशन पर जिसका एड्रेस रजिस्टर में स्टोर्ड है। क्लियर है? तो ये रीड और राइट दो तरह के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होते हैं और वो उसके कंट्रोल सिग्नल्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्रोल सिग्नल एक्टिव है ना? जब हमें डेटा को रीड करना होता है तो रीड इनेबल होगा, जब राइट को करना होगा तो राइट इनेबल होगा। अच्छा, इनेबल के बारे में भी देख लें। आपका जो पिन है उसको आप नोटेशन किस तरह से देते हैं? मान लीजिए रीड है और बार लगा हुआ है। अब जब बार लगा हुआ है उस पिन पर तो उसका मतलब होता है एक्टिव लो, मतलब ये लो इनपुट देंगे तो ऑन होगा। अगर बार से रिप्रेजेंट किया गया है तो आप रीड को 0 देंगे तब वो इनेबल होगा, लेकिन रीड को 1 दे देंगे तो डिसेबल हो जाएगा, तब वो काम नहीं करेगा। सही बात है ना? अगर हमारा जो पिन है वो रीड से नोटिफाई किया गया है, उसमें बार नहीं लगा है, तब ये एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई का मतलब जब इसको 1 देंगे तब रीड काम करेगा और जब इसको 0 दे देंगे तो रीड काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हमारे एक्टिव लो और एक्टिव हाई पिन्स होते हैं कुछ, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे थे हम। तो इस तरह से रजिस्टर्स क्या होते हैं और किसी मेमोरी को आप बस पर किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी अभी मिली है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं सारे कॉन्सेप्चुअल ही हैं, तो उसके बारे में आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, है ना? वीडियो से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप बहुत जल्दी से चीज़ों को समझ जाएंगे, विजुलाइज होता जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया से पेपर दीजिए और अच्छे मार्क्स से पास होइए। इसके लिए वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से कहिए वो भी सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों को इसकी हेल्प मिलनी चाहिए, है ना? सीओए के बच्चों को सीओए के वीडियोज यहाँ पर मिलेंगे, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोज यहाँ पर मिलेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे, है ना? जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। और धीरे धीरे वीडियोज को अपलोड किया जा रहा है और जल्दी ये सारे वीडियोज इस पर आ जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें अगले वीडियो का। चलिए यहीं पर आपको छोड़ते हैं और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।